शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 16। कथावाचक निधि सहगल। तीक्ष्ण बुद्धि किरणमयी पति की बीमारी के समय इन्हें गिने कई दिनों में उपेंद्र को आत्मीय भाव से अपने पास पाकर पहचान गई। इससे उसकी स्वार्थ हानि की व्याकुल आशंका ही समाप्त हो गई। ऐसी बात नहीं, किसी अपरिचित के प्रति एक गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, जिसके भार से सारा हृदय जल भाराक्रांत मेघ की तरह बरसने को प्रस्तुत हो गया। ऐसा आदमी उसने कभी देखा नहीं था। ऐसे आदमी के संपर्क में आने के सौभाग्य की किसी दिन वह कल्पना भी न कर सकी थी। इसलिए इस थोड़े समय के परिचय से ही उसने अपने भविष्य के सभी सुख दुखों को इनके ही हाथ में निशंक होकर सौंप दिया। और निर्भय होकर निर्भर कर सकना किसे कहते हैं, इसको यही पहले पहल अनुभव करके उसका चिरकारारुद्ध प्राण मानो मुक्त मार्ग का प्रकाश देख सका। उपेंद्र प्रातः से लेकर रात्रि तक मुमूर्ष की सेवा कर रहे थे। आवश्यकता की दृष्टि से इस सेवा का मूल्य नहीं था, क्योंकि हारान के जीवन की आशा तनिक भी नहीं थी। किंतु इस सेवा ने किरणमयी की दृष्टि में अपने पति के सूखे शरीर को भी बहुमूल्य बना दिया। इस अर्धमृत शरीर के लोभ से ही वह अकस्मात व्याकुल हो उठी। इसके आचार व्यवहार में यह अचिंतनीय परिवर्तन मृत्यु के किनारे खड़े हारान ने भी लक्ष्य किया। बचपन में किरण आत्मीय के घर में पाली पोसी गई और बचपन में ही उससे भी अधिक अनात्मीय पति के घर आई थी। सास अघोरमयी ने उसका किसी दिन आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि जितना संभव हो सका उतना ही कष्ट पहुंचाती रही है। पति ने भी उसको एक दिन के लिए भी प्यार नहीं किया। वे दिन के समय स्कूल पढ़ाते थे, रात को स्वयं अध्ययन करते थे और अपनी पत्नी को पढ़ाया करते थे। विद्योपार्जन करने के नशे ने उनको ऐसा ग्रसित कर लिया था कि दोनों में गुरु शिष्य के कठोर संबंध के अलावा पति पत्नी के मधुर संबंध का अवकाश ही नहीं मिला। इस प्रकार ये प्रखर बुद्धिशालिनी रमणी शैशव को पार करके परिपूर्ण यौवन के बीच आ खड़ी हुई थी। इस प्रकार संसार के सौंदर्य माधुर्य से निर्वासिता शुष्क तथा कठोर हो उठी थी, और ऐसे ही स्नेह से वंचित होकर ही वह नारी के श्रेष्ठ धर्म को भी तिलांजलि देने को तैयार बैठी थी। अघोरमयी सब कुछ जानती थी। उनकी रूपवती वधू इन दिनों सती धर्म की भी पूरी मर्यादा पालन करके नहीं चलती, वे इस बात को भी जानती थी। किंतु उनका पुत्र मृत्यु के मुख में था। दुख के दिन प्रायः निकट थे। उसको ध्यान में रखकर ही संभवतः वह वधू के आचार व्यवहार की उपेक्षा करती रहती थी। जो डॉक्टर हारान की चिकित्सा कर रहा था, वह किस आज्ञा से दाम लिए बिना दवा पथ्य जुटा रहा था और क्यों उनकी गृहस्थी का आधा खर्च दे रहा था, ये बात उनसे छिपी नहीं थी। किंतु मृत्यु पथ के राही पुत्र की चिकित्सा के सामने किसी अन्याय को ही बड़ा करके देखने का साहस उनको नहीं था। ऐसी शिक्षा भी उनकी नहीं थी। इसके अतिरिक्त वे पुत्र वधू को प्यार नहीं करती थी। उपेंद्र भी इसी जाल में धीरे धीरे बंधता जा रहा है। उसका मुक्त हस्त अर्थ व्यय और अक्लांत सेवा का गुप्त रहस्य बाल्यावस्था की मित्रता को अतिक्रम करके चुपके से एक दूसरे स्थान में मूल विस्तार कर रहा है। इस संबंध में उनको कोई शंका नहीं थी, आपत्ति भी नहीं थी। कल से उपेंद्र आया नहीं, यही बात अघोरमयी अपनी कोठरी की चौखट के बाहर बैठकर एक जीर्ण शीर्ण मैला लिहाफ ओढ़े सोच रही थी। जाड़े का सूर्य तब तक अस्त नहीं था, लेकिन इस मकान के अंदर अंधकार की छाया पड़ चुकी थी। सूर्य देव कब उगते हैं कब अस्त हो जाते हैं, अच्छे दिनों में भी इसकी खबर इस मकान के लोग नहीं रखते थे। अब दुख के दिनों में उनके साथ प्रायः समस्त संबंध ही टूट गया था। अघोरमयी ने पुकारा, संध्या का दिया जलाकर एक बार यहाँ तो आओ बेटी, एक बात है। किरणमयी उन्हीं के कमरे में काम कर रही थी। बोली, अभी तक संध्या नहीं हुई है माँ, तुम्हारा बिछौना बिछाकर आती हूँ।
अघोरमयी बोली, मेरा और बिस्तर बिछाना? सोते समय मैं ही बिछा लूंगी। नहीं नहीं, तुम जाओ बेटी, दिया जलाकर जरा ठंडी होकर बैठो। दिन रात काम करते करते तुम्हारा शरीर आधा हो गया, उस ओर भी जरा नजर रखना जरूरी है बेटी। ये कहकर लंबी सांस लेकर वह चुप हो रही। थोड़ी ही देर बाद बहू निकट आकर बैठने लगी तो वे रोक कर बोली, पहले दिया बत्ती। बहू ने शांत भाव से कहा, तुम क्यों घबरा रही हो माँ? संध्या होने में अभी बहुत देर है। अघोरमयी बोली, होने दो, नीचे तो अंधेरा है, जरा दिन रहते ही सीढ़ी की बत्ती जला देना अच्छा है। इसी समय शायद उपेन आ जाएगा, कल से वो आया नहीं। क्यों बहू, अभी तक तुम्हारा शरीर धोना, बाल बांधना तक भी हुआ नहीं है? देख रही हूँ, क्या कर रही है इतनी देर तक? सास के कंठ स्वर में अकस्मात विरक्ति का आभास देखकर आश्चर्य में पड़ी बहू क्षण भर उनके मुंह की तरफ देखती रही, फिर जरा हंसकर बोली, मैं रोज इसी समय किसी दिन हाथ मुंह धोती हूँ या कपड़े बदलती हूँ माँ। अभी तो मेरा रसोई घर का काम ही नहीं खत्म हो पाता, उसके बाद। सास कुछ नाराज होकर बोल उठी, बात का काम उसके बाद होगा बेटी, अभी मैं जो कहती हूँ उसे करो। बहू ने जाने को तैयार होकर कहा, जा रही हूँ, दिया जलाकर तुम्हारे पास ही आकर बैठती हूँ। अघोरमयी खींच उठी, बोली, मेरे पास अभी झूठ मूठ बैठने से क्या होगा बेटी? काम पहले है या बैठना पहले है? दिन पर दिन तुम कैसी होती जा रही हो बहू? उसका स्नेह हठात तिरस्कार का आकार धारण करने के साथ ही ये बातें अत्यंत कठोर और रूखी होकर सभी के कानों में जाकर बिंध गईं। उसने भी क्रोध करके उत्तर दिया, तुम लोग ही मुझे कैसी बनाती जा रही हो माँ? हर समय उल्टी सीधी बातें कहते रहने से मानना तो चूल्हे में जाए, समझी भी तो नहीं जाती। क्या कहना चाहती हो तुम, स्पष्ट की कहो ना। ये कहकर उत्तर के लिए क्षण भर भी प्रतीक्षा ना करके वह शीघ्रता से चली गई। बहू का तेजी से चला जाना क्या है, इसे इस घर में सभी समझते थे। अघोरमयी भी समझ गई। किरणमयी नीचे ऊपर दीपक जलाकर अपनी सास के कमरे में जब दिया जलाने आई तब सास रो रही थी। उनको रुलाई जब जैसे तैसे कारणों से ही फूट पड़ती थी। किरणमयी ठिठक कर खड़ी होकर बोली, तुम्हारी हरि नाम की माला ला दूं माँ? सास लिहाफ के कोने से आंखें पोंछकर रुआंसे स्वर में बोली, ले आओ। वह कमरे में जाकर दीवार पर टंगी माला की झोली उतार कर ले आई और सास के हाथ में देने लगी तो उन्होंने झोली ना लेकर बहू का हाथ पकड़ लिया। जरा बैठो बेटी, कहकर खींचकर अपने पास बिठाकर उसके मुंह पर, ललाट पर, माथे पर सहला दिया। थोड़ी छूकर चुम्बन किया और बड़ी देर तक कुछ भी ना कहकर रोने लगी। किरणमयी कड़ी होकर बैठी ये सब स्नेहा अभिनय सहती रही। थोड़ी ही देर बाद अघोरमयी ने फिर एक बार लिहाफ के कोने से आंखों के आंसू पोंछकर कहा, शोक से तप्त मैं पागल हो गई हूं। मेरी एक साधारण सी बात पर तुमने क्रोध क्यों किया, बताओ तो बेटी। किरण ने अविचलित भाव से कहा, शोक ताप तुम्हारे अकेले का नहीं है माँ, हम लोग भी मनुष्य हैं। उसे भूलकर एक ही बात कह देना ही तो यथेष्ट है, नहीं तो 1000 बातों से क्रोध नहीं होता। अघोरमयी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, इस बात को क्या मैं नहीं जानती बेटी? जानती हूं, किंतु मेरा एक एक करके सब कुछ ही चला गया। अब तुम ही सब हो, तुम ही मेरी लड़के लड़की हो। हारान के शोक से यदि छाती कड़ी रख सकूंगी तो तुम्हारा मुंह देखकर ही रख सकूंगी। ये कहकर फिर एक बार लिहाफ आंखों पर रखकर वह रोने लगी, किंतु इस छलना से किरण भुलावे में नहीं पड़ी। वो मन ही मन जल उठने पर भी शांत भाव से ही बोली, तुम किस तरह छाती कड़ी करोगी, इसको तुमने अभी से ठीक कर रखा है, किंतु मैं कैसे छाती कड़ी करूंगी, इस पर तो तुमने सोचा नहीं है माँ। फिर ये भी कहती हूँ कि ये सब बातें इस समय क्यों?
जब सचमुच ही छाती कड़े करने का दिन आएगा, तब समय की खींचातानी नहीं होगी। वह समय इतना थोड़ा सा नहीं आता माँ कि पहले से तैयार ना होने से समय ही नहीं मिलता। बहू की बातें मधुर ना लगने पर भी इनके भीतर कितना व्यंग छिपा हुआ था, अघोरमई ये ना जान सकी। बल्कि वे बोली, समय आने में देर ही क्या है बेटी। उपेन उस दिन जिस डॉक्टर को ले आए थे, वे अच्छी बातें कुछ भी नहीं कह गए। मैं केवल यही कहती हूँ बेटी, उपेन यदि उस समय ना आ जाता तो उस दशा में हम लोगों की कैसी दुर्दशा होती। वह चुप रहकर सुन रही है। देखकर वे उत्साहित होकर कहने लगी, उसको लड़कपन से ही मैं जानती हूँ। नोआखाली में वे दोनों भाइयों की तरह मेरे पास आते जाते थे। तभी से मौसी कहकर पुकारता है। जैसे बड़े आदमी का लड़का है, वैसे स्वयं भी ये बड़ा उदार हो गया है। उस दिन मुझे रोते देखकर बोला, मौसी मुझे हारान भैया का छोटा भाई ही समझ रखना, इससे अधिक कहने की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, बेटा मुझे किसी तीर्थ स्थान में छोड़ाना, जो इन्हें गिने दिन जीवित रहूंगी मैं गंगा स्नान करते करते गंगा माई की गोद में जाकर अपने हारान के पास रह सकूं। फिर वह बोल ना सकी। इस बार वह व्याकुल होकर रो पड़ी। बहू चुप हो गई थी, चुप ही रह गई। वे कुछ देर तक रोकर छाती का भार हल्का करके अंत में आंखें पोंछकर गीले स्वर में बोली। रह रहकर यही बात मन में उठ जाती है कि वह यदि नहीं आता तो नीचे कोई पुकार रहा है क्या बेटी? बहू ने कहा, नीचे दासी बर्तन मांज रही है, किसी के बुलाने पर दरवाजा खोल देगी। सास ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं बहू, तुम भी जाओ। जब दासी काम में लगी रहती है तब वह कुछ भी नहीं सुनती। किरण कुछ भी उद्वेग प्रकट न करके धीरे से बोली, मुझे भी काम है माँ, रसोई पकाना। अघोरमई अकस्मात भड़क उठी, बोली, रसोई तो कहीं भागी नहीं जा रही है बेटी, तुम क्यों नहीं समझती? किरण उठ खड़ी हुई, बोली, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। अपने सभी लोगों के चले जाने पर भी यदि हमारे दिन बीते हैं तो उपेन बाबू के ना रहने पर भी काम न रुकेगा। कहकर रसोई घर की ओर वह चली गई। अघोरमई क्रोध से बातें ना कह सकी और जितनी देर तक बहू दिखाई पड़ती रही उतनी देर तक उनके जलते हुए दोनों नेत्र मानो उसे ठेल कर विदा करते रहे। इसके बाद अत्यंत क्रोध के साथ दासी को पुकारने लगी। उसकी भी आहट नहीं मिली। वह शीत के भय से संध्या के पहले खन खन झन झन शब्द करके बर्तन मांजने धोने का काम समाप्त कर रही थी। उनका क्रुद्ध आवाहन उसे सुनाई नहीं पड़ा। तब अपने कमरे का दीपक हाथ में लेकर बरामदे के पास आकर चिल्लाकर बोली, तूने क्या अपने कानों में रुई ठूस ली है? क्या तुझे सुनाई नहीं पड़ता कि उपेन बाबू 1 घंटे से खड़े बाहर पुकार रहे हैं? ये भयंकर आरोप दासी ने सुन लिया और उपेन का नाम सुनकर उठ पड़ी। दौड़ती हुई जाकर उसने किवाड़ खोल दिया, लेकिन कोई भी नहीं था। बाहर गर्दन बढ़ाकर अंधकार में जितनी दूर दिखाई पड़ा, अच्छी प्रकार देखने पर भी किसी को ना देख पाने पर वह वापस आकर बोली, कोई भी तो नहीं है माँ। अघोरमई दीपक हाथ में लिए उद्विग्न होकर प्रतीक्षा कर रही थी। अविश्वास करके बोली, नहीं क्या रे, मैंने तो अपने ही कानों से उनकी पुकार सुनी है। तूने गली में जाकर एक बार देखा क्यों नहीं? दासी ने कहा, मैंने देखा है, कोई नहीं है। ये बात विश्वास करने योग्य नहीं थी। उपेन कल आया नहीं तो क्या आज भी नहीं आएगा? इसलिए खींचकर बोली, तू जा, फिर एक बार अच्छी तरह देखा कोई है या नहीं। बाहर अंधेरी गली में दासी को जाने में आपत्ति थी। उसने खींचकर उत्तर दिया, तुम्हारी ये कैसी बात है माँ? वो क्या आंख में छौनी खेल रहे हैं कि अंधेरी गली में जाकर हाथ से टटोलना पड़ेगा? ये कहकर वह काम में लग गई।
अघोरमयी अपने कमरे में वापस आकर निर्जीव की भांति बिछौने पर लेट गई। बीमार लड़के का समाचार जानने का उत्साह भी उनको नहीं रहा। उनको बार बार केवल यही ख्याल होने लगा कि वह कल आया ही नहीं, आज भी नहीं आया। संभव असंभव तरह तरह के कारणों के ढूंढने में ये बात उनके मन में एक बार भी नहीं आई कि वह कलकत्ता वासी नहीं है, अन्यत्र उसका घर बार और आत्मीय स्वजन है, वहां लौट जाना भी संभव है। सोचते सोचते एकाएक उनको ख्याल आया कि अप्रसन्न तो नहीं हो गया। इस बात को दोहराने के साथ ही उनका हृदय आशंका से भर गया और बहू के पल भर पहले के आचरण के साथ मन ही मन मिलाकर देखते ही उनका संदेह दृढ़ हो गया। ऐसी ही तो बात है, बहू यदि अब वो फिर लेट ना सकी। उठकर रसोई घर की तरफ चली गई। किरणमयी जलते हुए चूल्हे की ओर निहारती हुई चुपचाप बैठी हुई थी। जलते हुए अंगारे की लाल आभा का अत्यधिक प्रकाश उसके मुख पर पड़ रहा था। माथे पर कपड़ा नहीं था। आज उसने बाल भी बांधे नहीं थे। इधर उधर बिखरे हुए केशों को किसी तरह ठीक रह रखा था। अघोरमयी दरवाजे के सामने अवाक होकर खड़ी रही। आज जो वस्तु उनकी दृष्टि में पड़ी उसको संपूर्ण रूप से हृदयंगम करने की सामर्थ्य उनकी नहीं थी। जिस स्तब्ध मुखमंडल पर चूल्हे की लाल आभा से युक्त प्रकाश विचित्र तरंगों की भांति खेलता हुआ घूम रहा था, वह मुंह उनकी समस्त अभिज्ञता के बाहर था। इस मुख में कोई त्रुटि है या नहीं, इसकी आलोचना नहीं चल सकती। निर्दोष भी इसे नहीं कहा जा सकता। ये तो आश्चर्यजनक है। इसको पहले कभी नहीं देखा है। ये आश्चर्य है। निनिर्मेष दृष्टि से बड़ी देर तक देखते रहने पर भी हठात उनके मुंह से लंबी सांस निकल पड़ी। उस शब्द से चौंक कर बहू ने देखा, सास खड़ी हैं। गिरे हुए आंचल को माथे पर खींचकर उसने कहा, तुम यहाँ क्यों माँ? कंठ स्वर सुनकर वे और भी चौंक पड़ी। ऐसा शांत, ऐसा करुण कंठ स्वर उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। झट से बोल उठी, तुम अकेली ही रसोई पका रही हो बेटी, इसलिए जरा बैठने के लिए आई हूं। बहू उनकी ओर पीड़ा ठेल कर चूल्हे की तरफ देखती हुई चुप हो रही। उसके मन में फिर झुंझलाहट सिर उठाकर खड़ी हो गई। गंध जिस तरह हवा का आश्रय ग्रहण करके फूल के बाहर चली आती है किंतु आंधी में उड़ जाती है, किरणमयी का तत्कालीन मनोभाव सास के आकस्मिक आगमन से उसी तरह क्षण भर में बाहर आने के साथ ही इस पद्म स्नेह के तूफान से उड़ गया। ये सत्य नहीं है, भद्दी प्रताड़ना मात्र है, किंतु झगड़ा करना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। निरंतर झगड़ा करके वह सचमुच ही थक गई थी। कुछ देर तक स्थिर रहकर अघोरमयी बोली, दासी को बुला दूं? किरणमयी अंदर के समस्त विद्रोह को रोककर शांत भाव से बोली, क्या आवश्यकता है माँ? मैं नित्य ही अकेली रसोई पकाती हूँ। अकेली रहने का मेरा स्वभाव हो गया है। बल्कि वह कमरे में अकेले पड़े हैं, उनके पास जाकर कोई बैठता तो अच्छा होता। बीमार संतान का उल्लेख होने से जननी आघात पाकर व्यग्र हो उठी। बोली, तो मैं जाती हूं, तुम भी जल्दी से काम पूरा करके आ जाना बेटी। इस बीच ही उपेंद्र अपने घर चले गए थे। सतीश भी केवल एक ही दिन उपेंद्र के साथ हारान को देखने आया था, फिर नहीं आया। वह अपनी व्यथा लेकर ही घबराहट में पड़ा था। उपेंद्र ने उसका अन्यमनस्क भाव तथा इस घर में ना आने की इच्छा जानकर उसको फिर नहीं बुलाया। चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाएं वह स्वयं ही कर रहे थे। केवल कलकत्ता छोड़कर घर लौट जाने के दिन सतीश को बुलाकर बीच बीच में खबर लेते रहने और उनको पत्र लिखकर समाचार भेजने का अनुरोध करके चले गए थे। आज स्कूल से लौटते ही सतीश को उपेंद्र का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है, मुझे आशा है तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। कई दिनों से हारान भैया का समाचार ना मिलने से ही चिंतित हूँ।
यद्यपि मैं जानता हूँ समाचार देने की आवश्यकता ही नहीं हुई, इसलिए तुमने नहीं दिया। तथापि उनकी चिकित्सा कैसी हो रही है लिखना। सतीश की पीठ पर मानो कोड़े की मार पड़ी। उसने एक दिन भी जाकर खोज खबर नहीं ली। इस बीच उस घर में कितनी ही घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो भी उसके ही ऊपर निर्भर रहकर उपेन भैया घर चले गए हैं। वह शीघ्रता से नीचे उतर गया। बिहारी जलपान ला रहा था। धक्का खाकर उसकी थाली और गिलास गिर पड़ा। सतीश ने घूमकर देखा भी नहीं। मार्ग में आकर एक खाली गाड़ी पर चढ़ बैठा और तेज चलाने का अनुरोध करके मार्ग की ओर सतर्क होकर देखता रहा। उसको भय था कि कहीं पहचान में ना आने से गली छूट न जाए। 20 मिनट के बाद जब छोटी सी गली में पहुंचा, तब तक भी दिन का प्रकाश शेष था। पैरों के नीचे खुला पनाला और चलने का रास्ता था और ऊपर आकाश और प्रकाश तब तक भी मिलकर एक नहीं हुए थे। तेज कदम बढ़ाकर 13 नंबर के मकान के सामने पहुंचते ही किवाड़ खुल गए। कोई मानो उसके लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। सतीश का हृदय कांप उठा। एकाएक वह प्रवेश न कर सका। द्वार के निकट ही किरणमयी खड़ी थी। उसने अपना हंसता हुआ मुख जरा बाहर निकालकर अत्यंत आदर से कहा, आओ बबुआ जी, खड़े क्यों हो? फिर वही बबुआ जी। लज्जा से सतीश का मुख लाल हो गया, लेकिन उसी क्षण संभल कर वह विनीत भाव से बोला, लगता है आपने अभी तक मुझे क्षमा नहीं किया। किरणमयी ने कहा, नहीं, तुमने तो क्षमा मांगी नहीं। मांगने से पहले ही अपनी ही इच्छा से देने से मानो लोगों को मानहानि होती है। मानहानि करने योग्य कम दाम की वस्तु तो तुम हो नहीं बबुआ जी। उसके इस प्रसन्न रहस्यपूर्ण वार्तालाप के बीच भी ऐसी एक गंभीर करुणा स्पष्ट हो उठी कि सतीश ने मुंह झुकाकर गंभीर कंठ से कहा, मेरा कुछ भी दाम नहीं है भाभी जी, मेरी कोई मानहानि ना होगी, आप मुझे क्षमा करें। किरणमयी हंसकर बोले, ऐसी बहुत सी बातें हैं बबुआ जी जिनको क्षमा करने से ही वे समाप्त हो जाती हैं। आज तुमको माफ करने पर यदि फिर सतीश बाबू कहकर पुकारना पड़े तो उस दशा में ये मैं कह देती हूँ बबुआ जी, वह क्षमा तुम पाओगे नहीं। अपने को पकड़ रखने की वही जो थोड़ी सी जंजीर तुमने स्वयं अपने हाथों से उठाकर दे दी है, उसको अपनी मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालकर वापस ले लोगे, उतनी मूर्ख ये भाभी नहीं। ये कहकर उसने विशेष रूप से गर्दन हिला दी, लेकिन सतीश चौंक उठा। ये जंजीर बांधने कसने की उपमा उसे जची नहीं, वरन हठात उसे मालूम हुआ उसको असावधान पाकर ये लड़की सचमुच ही कोई कहीं जंजीर उसके पैरों में बांध रही है, और क्षण भर में उसकी समस्त सहज बुद्धि आत्मरक्षा के लिए सज धज कर खड़ी हो गई। घर में प्रवेश करते समय उसकी आंखों में जो दृष्टि कर्तव्य भ्रष्टता के धिक्कार से कुंठित और लज्जा से विनम्र दिखाई पड़ी थी, धक्का खाकर वह संदिग्ध और तीव्र हो उठी। किरणमयी ने कहा, तुम्हारा मुंह सूख गया है बबुआ जी, शायद अभी तक तुमने जलपान भी नहीं किया है। आओ ऊपर चलो, कुछ खा लो। सतीश ने कुछ भी न कहकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस सारे रहस्य कौतुक में कितना रहस्य है और कितना नहीं, इस पर मन ही मन विचार करते हुए वह किरणमयी के पीछे चल पड़ा। ऊपर चढ़कर बहू ने इधर उधर देखकर कहा, आज दासी को साथ लेकर माँ काली बाड़ी गई हैं। रसोई घर में बैठकर तुम मेरी पूड़ियां बेल देना, मैं छान लूंगी, बेल सकोगे तो? ये कहकर वह हंस पड़ी। बोली, बेल सकोगे ये तो तुमको देखने से ही ज्ञात होता है, आओ। सतीश ने अपने हृदय के द्वंद्व को रोककर भले आदमी की तरह प्रश्न किया, पूड़ी बेल सकता हूँ, ये बात क्या मेरे शरीर पर लिखी है भाभी जी? किरणमयी बोली, लिखावट पढ़ने की जानकारी रहनी चाहिए। उस रात मेरे शरीर पर ही क्या कुछ लिखा था जिसे तुम पढ़ गए थे? सतीश ने फिर मुंह झुका लिया। उसके बाद दोनों मिलकर जब भोजन बनाने लग गए
और इस संघर्ष की गर्मी बहुत कुछ ठंडी हो चली, तब किरणमयी ने पूछा, तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें तुम्हारे उपेन भैया के मुंह से मैं सुन चुकी हूँ। अच्छा बबुआ जी, वह इस समय यहाँ नहीं हैं, शायद घर लौट गए हैं। सतीश के हाँ कहने पर किरणमयी ने कहा, वह यहाँ नहीं है, लेकिन माँ विश्वास करना नहीं चाहती। माँ कहती हैं उनको बिना बताए उपेन बाबू न जाएंगे। उनको शायद एकाएक चला जाना पड़ा है। सतीश को इस बात की ठीक ठीक जानकारी नहीं थी। वस्तुतः उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था। इस बीच इन लोगों के कारण ही दोनों मित्रों में जो अप्रिय बातें हो चुकी हैं, वे भी कहीं नहीं जा सकती। सतीश चुप ही रहा। ना कहकर चले जाने का कारण क्या है, इसका वह किसी भी तरह अनुमान न कर सका। लेकिन किरणमयी ने बात को दबाने नहीं दिया। बोली, ये काम तुम्हारे भैया का अच्छा नहीं हुआ बबुआ जी। कहकर जाने से कोई उनको पकड़ नहीं रखता। फिर भी माँ इस तरह चिंतित होकर विकल नहीं होती। मैं किसी भी तरह उनको समझा नहीं सकती कि उपेन बाबू बराबर यहाँ नहीं रहते। अन्यत्र उनका घर द्वार है, कामकाज है। ये सब छोड़कर कोई मनुष्य कितने दिन दूसरे का दुर्भाग्य लेकर रुका रह सकता है। लेकिन बूढ़ी माँ के सामने युक्ति नहीं चलती। अपनी आवश्यकता के सामने संसार में वह कुछ नहीं देख सकती है। सतीश उस बात का ठीक ठीक उत्तर ना देकर बोला, उपेन भैया इतने दिन बाहर थे, यही तो आश्चर्य है। कहीं भी अधिक दिन रहने का उनका स्वभाव नहीं है। विशेषतः ब्याह के बाद से एक रात भी कहीं रहने के लिए हमें सिर पटकना फोड़ना पड़ता है। पहले सभी विषयों में वह हम लोगों के स्वामी थे। अब एक एक करके सब छोड़कर घर के कोने में जा छिपे हैं। कचहरी में बिल्कुल ही ना जाने से काम नहीं चलता, इसलिए शायद एक बार चले जाते हैं। यही एक बार देखिए ना। बहू ने बाधा देकर कहा, बैठो बबुआ जी, तुम्हारे लिए खाने की जगह ठीक कर दूं तो बैठूं। तुम खाते खाते बातें करोगे वो अच्छा होगा। ये कहकर आसन बिछाकर थाली में खाने की चीजें सजाकर वो पास बैठ गई और अत्यंत आग्रह के साथ बोली, उसके बाद? सतीश पूरी का एक टुकड़ा मुंह में डालकर बोला, वह एक विवाह कराने के लिए बारात में जाने की बात है भाभी जी। उपेन भैया बड़े अगुआ हैं। इतने लोगों के ब्याह उन्होंने कराए हैं, इसका ठिकाना नहीं है। हम लोगों के दल के ही एक लड़के का ब्याह था। अगुवाई से आरंभ तक सारा उद्योग आयोजन उपेन भैया ने अपने हाथों किया। फिर भी ब्याह की रात को भैया को देखा नहीं गया। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं है कहकर किसी तरह भी घर से बाहर नहीं निकले। ओह, हम सभी लोगों ने मिलकर कितना अनुरोध किया भाभी जी, लेकिन कुछ भी फल नहीं हुआ। पत्थर के देवता से वरदान मिल गया होता, लेकिन अपने भैया को सहमत नहीं किया जा सका। मैं अच्छी तरह हूं कहकर छोटी बहू ने स्वयं अनुरोध किया तो बोले, तुम्हारे भले बुरे का विचार करने का भार मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं। तुम चुप रहो। किरणमयी मौन होकर बैठी रही। उसका समस्त अतीत जीवन उसके ही अंधेरे अंतःस्थल में उतरकर टटोल कर न जाने किसको ढूंढता हुआ घूमने लगा। लेकिन सतीश कुछ न समझ सका। कौन कहानी कहाँ किस तरह जा लगती है, उसकी खबर क्या वह रखता है। वह कहने लगा, इस अनुपस्थिति से किसने किस तरह निंदा की, किसने क्या कहकर उपहास किया था, कितना आनंद चौपट हो गया था, ये सब। लेकिन श्रोता कहाँ था? इस तुच्छ कहानी से तो किरणमयी तब बहुत दूर चली गई थी। एकाएक सतीश ने पूरी खाना और कहानी सुनाना बंद करके पूछा, आप सुन रही हैं ना, या कुछ सोच रही हैं? किरणमयी चकित होकर हंसकर बोली, सुनती तो अवश्य हूं बबुआ, लेकिन मैं कहती हूँ बीमारी तकलीफ में सेवा करना ही तो अच्छा है। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, अच्छा है, लेकिन ये ज्यादती करना क्या अच्छा है? उस बार जब छोटी बहू को छोटी माता निकल पड़ी थी, उपेन भैया 8-10 दिन उनके सिरहाने से ना उठे।
घर में इतने लोग हैं, उनको नहाना खाना बंद करने की क्या आवश्यकता थी? किरणमयी ने क्षण भर उसके मुख की ओर चुपचाप देखते रहकर पूछा, अच्छा बबुआ जी, तुम्हारे उपेन भैया क्या छोटी बहू को बहुत ही प्यार करते हैं? सतीश बोला, ओह, बहुत अधिक प्यार करते हैं। किरणमयी फिर कुछ देर तक चुप रहकर ताकती रही। बोली, छोटी बहू देखने में कैसी है बबुआ जी? अत्यंत सुंदरी है। हाँ, अत्यंत सुंदरी। किरणमयी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी तरह? सतीश मुंह झुकाए रहा। क्षण भर बाद कुछ सोचकर मुंह ऊपर उठाकर उसने पूछा, आप क्या ये बात सचमुच ही जान लेना चाहती हैं? सचमुच ही बबुआ जी। सतीश बोला, देखिए, मेरे मतामत का अधिक मूल्य नहीं है, लेकिन अगर कहना ही हो तो उस दशा में मैं यही कह सकता हूँ, आपकी तरह सुंदरता शायद इस संसार में नहीं है। किरणमयी कोई एक उत्तर देने जा रही थी, लेकिन ठीक उसी समय नीचे चिल्लाहट की आवाज से उठ पड़ी। माँ वापस आ गई थी। सतीश अपना जलपान समाप्त कर ज्यों ही बाहर आया, त्यों ही अघोरमयी के सामने पड़ गया। उन्होंने सतीश के मुंह की ओर देखकर बहू से पूछा, ये उपेन के भाई है ना बहू, वो कहाँ है? किरणमयी बोली, वे अपने घर चले गए। अघोरमयी संक्षेप में अच्छा कहकर अपना सिंदूर चंदन चर्चित मुंह स्याह बनाकर अपने लड़के के कमरे में चली गई। सतीश ने कहा, तो मैं अब जाता हूं भाभी जी। किरणमयी अन्यमनस्क भाव से बोली, जाओ। सतीश दो एक कदम जाकर ही लौटकर बोला, उपेन भैया ने पत्र भेजा है। उन्होंने पूछा है हरान भैया की चिकित्सा कैसी चल रही है। किरणमयी बोली, चिकित्सा बंद है। जो डॉक्टर चिकित्सा कर रहा था उनसे कराने की राय नहीं है, लेकिन राय क्या है ये भी बताकर नहीं गए हैं। सतीश आश्चर्य में पड़कर बोला, ये कैसी बात? चिकित्सा बिल्कुल ही बंद करके बैठी हुई है? ये कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था ना करके ही वह चले गए। मुझे मालूम हो रहा है मानो एक बार उन्होंने कहा था सतीश यहीं रहता है, वही व्यवस्था करेगा। पर तुम भी तो नहीं आते बबुआ जी। सतीश क्षण भर अवाक होकर खड़ा रहा। बोला, कल सवेरे ही आऊंगा, कहकर वह शीघ्रता से बाहर चला गया। सतीश के जाने के बाद किरणमयी पति के कमरे के दरवाजे को जरा सा खोलकर भीतर की ओर देखने लगी। वे एक मोटी तकिया के सहारे लेटे माँ से बातें कर रही हैं। आज भी उन्हें बुखार नहीं आया। ये समाचार लेकर वह वापस आ गई। बाहर अंधेरे में बैठकर अपूर्व ममता के साथ इस बात को लेकर आत्ममग्न हो गई। आज सतीश की जबानी उपेंद्र के अधःपतन के इतिहास ने उसके हृदय में माधुर्य भर दिया था। इसलिए आज जो कुछ यहाँ आ गया वही मधुर बनकर किरणमयी को अनिर्वचनीय रस में स्निग्ध करने लगा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 16, कथावाचक निधि सहगल।